अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है शबलीस लास्ट एपिसोड। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरे सामने चाय का सेट लाकर लगा दिया गया और वेटर चाय का ये सेट लगाकर पीछे हटा ही था कि एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। हेलो, ये तो मुमकिन ही नहीं कि तुम अकेले चाय पी लो, और वैसे भी तुम मेरे बगैर कुछ नहीं खाते पीते, बशर्ते कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि मैं आने वाली हूँ। हैरत की बात यह थी कि वो मेरे सामने ही खड़ी हुई थी, कुर्बा जवार में, और कोई नहीं था जिसके बारे में मैं ये अंदाज़ा करूं कि वो मेरी बजाय किसी और से मुखातिब है। मैंने हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, वैसे भी दिलकश नकूश की मालिक थी, और उसे देखकर जहन के किसी गोशे में ये एहसास नहीं उभरता था कि वो कोई जानी पहचानी शख्सियत है। ज़रूर किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गई है, लेकिन मेरे जहन में जो गर्द छाई हुई थी, मैं उससे छुटकारा हासिल करना चाहता था। और इस वक्त अपने इस जहनी दबाव को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि किसी से बात करूं ताकि दिल का बोझ हल्का हो। मेरी पजीराई पर वो मेरे सामने बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, सुनाइए, आपके कैसे मिजाज हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया से छुपे हुए हैं और कोई आपको नहीं जानता तो ये आपकी गलती है राना साहब। राना? मैंने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा। राना इकराम। क्यों, क्या कहते हैं इस बारे में? खूब, आपने मुझे मेरा नाम बताया है। आप बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। चाय मंगवाऊँ मैं आपके लिए? वो हंस पड़ी, फिर बोली, वैसे मैं आपके बारे में इतना जानती हूँ कि इजहार करूँगी तो आप हैरान रह जाएंगे। अब तो मुझे यही अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई आप मेरे बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि आप बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। आपने एक पूरे गिरोह को इस तरह चक्कर में डाल रखा है कि वो लोग अब आपका नाम लेते हुए खौफजदा हो जाते हैं और इस एहसास का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं कब ये अंधेरे का तीर उनकी तरफ रुख करे। अलबत्ता हमारा मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। लड़की का लहजा इतना पुरएतमाद था कि मैं हैरत से मुंह फाड़े उसकी बातें सुन रहा था। फिर मैंने गर्दन झटक कर कहा, और मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा जो कहना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी अजीब बात है। ये भी हो सकता है कि आप किसी गलत फहमी का शिकार हों। देखिए मिस्टर राना इकराम, बेहतर होगा कि आप हमसे ताउन करें। हम किसी तौर आपके दुश्मन नहीं हैं, जबकि आपके मुखालिफ ग्रुप के अफराद से हमारे गहरे राब्ते हैं और हमने बड़ी चालाकी से उन्हें अपने जाल में फांसा हुआ है। और ये बात आपके हक़ में निहायत बेहतर होगी कि आप हमसे ताउन करें। अगर आपको उन लोगों की तहवील में दे दिया जाए तो वो आपकी तिक्का बोटी करके रख देंगे। आप पर बहुत से लोगों की निगाह है। बेहतर यह है कि आप हमसे ताउन करें। आपका क्या नाम है? मैंने सवाल किया। रीता। आप मुझे रीता कह सकती हैं। तो रीता साहिबा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप इस बात पर यकीन कर लीजिए कि इन सारे मामलात के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मतलब क्या है आपका? जो मेरा मतलब है उसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। चलिए छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि आप मास्टर यू से मिलना पसंद करेंगे? मास्टर यू? कह दीजिए कि आप इस नाम से भी अजनबी हैं। उससे मिलकर मैं क्या करूँगा? ठीक है, आपकी मर्जी। आप इत्मीनान रखिए, मैं किसी भी कीमत पर आपके खिलाफ कोई अमल नहीं करूँगी। ना ही मास्टर यू ये बात जानता है, बल्कि हमने तो ये फैसला किया है कि अगर आप हमसे ताउन ना करें तो हम आप पर निगाह रखेंगे, देखेंगे कि आप किस तरह उन लोगों के जाल में फंसते हैं, और अगर किसी मरहले पर आप एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए जिससे निकलना आपके बस में ना रहा तो हम उस वक्त भी आपकी मदद करेंगे। मैं उलझी हुई निगाहों से उसे देखता रहा और फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मिस रीता, अगर ये बात है तो ठीक है, आप मुझे इसका मौका दीजिए कि मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार हूँ और फिर ये देखूँ कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद मुमकिन है मैं आपसे ताउन करूँ। ओके, उसने कहा और अपनी जगह से उठ गई। नहीं चाहे तो आप मेरे साथ पी लीजिए, इसका मौका हाथ से निकल चुका है, उसने कहा और अपनी जगह से उठ गई। फिर तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई और मैं उसे जाते हुए देख रहा था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। चाय ख़त्म हो गई और इसके बाद मैं बैठा ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अंदर ही अंदर एक तूफान सा उबल रहा था और मैं अपने लिए दुआएं मांग रहा था। कम अज़ कम मुझे मेरी शख्सियत से तो आगाह कर दे। मेरे जहन की याददाश्त के कौन से खाने मजरू हो गई हैं, कौन सा हिस्सा ज़ख्मी हो गया है मेरा, जिसकी वजह से मैं अपना माजी भूल गया हूँ। वो मुझे राना इकराम के नाम से ही मुखातिब कर रही थी। कोई गलत फहमियाँ उसे, या फिर मैं राना इकराम ही हूँ, और फिर राना इकराम नहीं हूँ तो कौन हूँ? बड़ी अजीबोगरीब पोजीशन हो गई थी। अचानक ही मैंने थोड़े फासले पर निगाह दौड़ाई। लॉबी के आखिरी हिस्से पर शीशे के पास दो अफराद खड़े हुए थे और उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मेरी ही जानिब निकरा हों। ना जाने क्यों मुझे एक खौफ का सा एहसास हुआ। गालिबन ये मेरे अंदर की कोई कैफियत थी जो मुझे उनसे खौफजदा कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हो गया।
मैं कोई ऐसी पनाहगाह चाहता था जहां मुझे कोई ना देख सके। तब मुझे ख्याल आया कि इसी होटल का कमरा नंबर 318 मेरी तहवील में है और उसे मेरे लिए मखसूस कर दिया गया है। बेहतर यह है कि मैं वहीं पहुंच जाऊं। इस वक्त उससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। चंद लम्हात के बाद मैं लिफ्ट के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचा। कमरा नंबर 318 राहदारी के आखिरी सिरे पर था। वहां पहुंचकर मैंने जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर मैंने बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे यूं लग रहा था जैसे बहुत सी निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही हों। असल बात वही थी कि अपने आप से नाशनास किस कदर कमज़ोर होता है ये बात कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि अपने आप पर नाशनासी का मतलब है कि हकीकतों से फासले। मैंने कमरे के माहौल पर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। अचानक ही मुझे एक ख्याल आया, अगर ये कमरा मेरे पास मौजूद है और इसकी चाबी मेरे पास है तो यकीनी तौर पर अलमारी में कुछ सामान भी होगा मेरा। ये जहानत मेरे अंदर मौजूद थी। चुनाचे तेज़ी से अलमारी के पास पहुंचा। अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। अलमारी में मेरे लिबास सजे हुए थे, शानदार सूट और दूसरी चीज़ें। एक ब्रीफ केस भी रखा हुआ था जिसका ताला नंबरों से खुलता था और उस वक्त उस ब्रीफ केस का नंबर था 353। ये नंबर मेरे जहन में महफूज था। न जाने कैसे 353 मिलाया और ब्रीफ केस खुल गया। ब्रीफ केस में करेंसी के अंबार और मेरे कागजात वगैरह थे। एक पासपोर्ट भी था जो इंटरनेशनल था। मैंने उस पासपोर्ट को खोलकर देखा। पासपोर्ट पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी। ज़रा बराबर फ़र्क नहीं था मेरे चेहरे में और उस तस्वीर में, लेकिन उसमें मेरा नाम राना इकराम लिखा हुआ था। क्या वाकई मैं राना इकराम हूँ? लेकिन अगर हूँ तो मैं खुद को कैसे भूल गया हूँ? क्या है ये सब कुछ? मेरे माबूद, ये सब क्या है? मैं पासपोर्ट और दूसरे कागजात को देखता रहा। उसके बाद थके थके से अंदाज में इन तमाम चीज़ों को बंद करके वापस मसहरी पर आ बैठा। आप मेरी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। बड़ी उलझन महसूस हो रही थी। या तो इंसान के होशो हवास ही दुरुस्त ना हो, या अगर वो थोड़े बहुत होश रखता हो, सोच सकता हो अपने बारे में, तो सबसे पहली सोच उसके जहन में यही आ सकती है कि वो कौन है और क्या है। इसके लिए एक बेहतर तरीकाकार मैंने खुद सोचा। मेरे कागजात, मेरा पासपोर्ट, ये चीज़ें बताती थीं कि मेरा नाम राना इकराम है। पासपोर्ट पर यकीनी तौर पर उन जगहों के नाम लिखे हुए होंगे जहां मैं गया हूं। गो अभी तक मैंने वो नाम और चीज़ें नहीं देखी, लेकिन उन्हें मैं देख सकता था। असल मसला यह है कि ये सारा चक्कर क्या है। मैं ये भी जानता था कि कभी कभी बाज़ लोगों की याददाश्त गुम हो जाती है और वह खोई हुई याददाश्त के मरीज़ बन जाते हैं और उस वक्त उनकी कैफियत मुझसे मुख्तलिफ नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि ये मालूमात मुझे कहाँ से हासिल हों। लाख जहन को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। ये सोच रहा था कि कोई महवर मिल जाए तो मुतमईन कर लूँ अपने आप को, लेकिन यही नहीं हो पा रहा था और इसके लिए यही बेहतर तरीका था कि अब पुरसुकून होकर सो जाऊं। एक ख्याल आया और मैंने गर्दन उठाकर टेलीफोन की तरफ देखा। टेलीफोन पर पहुंचकर मैंने रूम सर्विस को फ़ोन करके ख्वाब आवर गोलियां तलब की और बताया कि मैं इन गोलियों के बगैर सो नहीं सकता। वेटर ने चंद लम्हात के बाद मुझे 4 गोलियां लाकर दे दी और माजरत आमेज़ लहजे में बोला, माफ़ कीजिएगा जनाब, इससे ज़्यादा मिकदार हम किसी को नहीं दे सकते। यकीनी तौर पर आपका काम इनमें चल जाएगा। मेरे लिए 2 गोलियां ही काफ़ी हैं, बाकी 2 तुम वापस ले जाओ। वेटर ने गर्दन खम की। मैंने उसे थोड़ी सी रकम टिप के तौर पर दी और वह बाहर निकल गया तो मैंने इत्मीनान से गोलियां खाईं और सोने लेट गया। मेरी खुशबख्ती के मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह आँख खुली तो तबीयत काफ़ी पुरसुकून लग रही थी और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि अभी तक मेरे जहन ने इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं एक गुमनाम शख्सियत हूँ और अपने बारे में नहीं जानता। अपनी जगह से उठा और जैसे ही नीचे कदम रखे जहन में ठक की एक आवाज़ आई और मुझे याद आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने माजी को भूला हुआ एक शख्स जिसे अपने बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कुछ देर के लिए तो दिल और दिमाग परेशानी का शिकार हो गई, लेकिन पिछला दिन याद था और पिछले दिन की निस्बत आज मैं इस कदर बेसुकून नहीं था, बल्कि तबीयत में एक पुख्तगी पैदा हो गई थी। कुछ और काम करने के बजाय मैंने अपनी जगह रुक कर सारे हालात के बारे में सोचा। जो वक्त मुझ पर से गुजर रहा है उसमें मेरे जैसे इंसान को क्या करना चाहिए, ये सवाल मैंने अपने आप से ही किया। और अगर आप दिमाग का तज्जिया करने बैठ जाएं तो एक पुरस्कार कायनात आपके सामने अपने दरवाजे खोल दे। जिस दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे एक नई दुनिया आबाद मिलेगी। अपनी ज़ात का सफ़र बज़ाते खुद एक ऐसा दिलचस्प तजुर्बा है कि अगर इंसान ये तजुर्बा कर डाले तो आप ये समझ लीजिए कि ना जाने कायनात के कौन कौन से राज पालेगा। मेरे लिए भी ये तजुर्बा दिलचस्प ही साबित हुआ। मैंने अपने जहन से अपने बारे में ये सवाल किया तो मेरे जहन ने मुझे कुछ जवाबात दिए। नंबर 1, मैं अपना माजी भूल चुका हूँ। नंबर 2, मैं कौन हूँ मुझे याद नहीं। सवाल,
अगर मैं इस अंदाज में अपने आप को भूले हुए हूँ तो जीने में कैसी कैसी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। जवाब: नहीं, तुम एक ज़हीन इंसान हो। सबसे पहले अपनी मौजूदा शख्सियत का तज्जिया करो, ये अंदाज़ा लगाओ कि जी सकते हो तो कैसे। मेरे पास लिबास मौजूद थे, करेंसी मौजूद थी। मैं बेशक माजी को नहीं जानता था, लेकिन हाल का शनासा था, और ये शनासाई इस कदर पुख्ता थी कि मैं खुद अपने बारे में सोच सकता था। गुड। गोया ये एक अच्छी बात है कि तुम सिर्फ चंद बातों से नाआशना हो गए हो, बाकी सब कुछ जानते हो। तो फिर नंबर 4, अपने आप को मौजूदा हालात में मुतमईन कर लो, वक्त का इंतज़ार करो और यह अंदाज़ा लगाओ कि वक्त इस बारे में क्या कहता है। वक्त तुम्हें मायूस नहीं करेगा और तुम अपने लिए राहें तलाश करने में कामयाब हो जाओगे। सवाल: इस कैफियत में क्या किसी का हाथ है? जवाब: इसका अंदाज़ा आने वाले वक्त में ही होगा, बशर्ते कि तुम अपने हिसाब को पुरसुकून रखो और अपने अतराफ़ पर गहरी निगाह रखे रहो। बस इतना काफ़ी है। मैं अपना एक लिबास लेकर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। गुसल करके लिबास तब्दील किया, रूम सर्विस को टेलीफोन करके नाश्ता तलब कर लिया। नाश्ते के दौरान वो लड़की मेरे जहन में आई जिसने अपना नाम रीता बताया था और मुझे मेरा नाम राना इकराम। इसके साथ ही उसने किसी मास्टर यू का नाम भी लिया। ये यू क्या चीज़ है? हो सकता है आगे चलकर मुझे इस बारे में कोई सही अंदाज़ा हो जाए। बहरहाल मैंने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद ये सोचने लगा कि अब कोई ना कोई कदम उठाना ज़रूरी है। दोबारा लिबास तब्दील किया और खामोशी से होटल से बाहर निकल आया। सीढ़ियाँ इस्तेमाल की थीं, हालांकि लिफ्ट मौजूद थी, लेकिन बस दिल चाहा था कि सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचूं। सोचने का मौका भी मिल जाता है। आखिरी सीढ़ी पर था कि एक तवीलुल कामत आदमी मेरे सामने पहुंच गया। आइए जनाब, गाड़ी मौजूद है। मैंने उसे गौर से देखा, एक लम्हे तक सोचता रहा और फिर मेरे होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। वक्त अगर मेरे लिए कुछ रास्ते मुतय्यन करना चाहता है तो उन्हीं रास्तों से गुजरना ज़रूरी है। मैं खामोशी से उसके साथ बढ़ा और उसने एक कीमती कार का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अब भी पुरसुकून अंदर बैठ गया था और मैंने अपने जहन को खाली छोड़ दिया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई और मेरी निगाहें कुर्ब-ओ-जवार का जायज़ा लेने लगीं। ज़्यादा फासला नहीं तय किया गया। कार एक बड़े से गेट से अंदर दाखिल हो गई और फिर एक इमारत के पोर्च में रुक गई। ड्राइविंग करने वाले ने कार का इंजन बंद किया और फिर उसी पुरअदब अंदाज में पिछला दरवाज़ा खोलकर बोला, आइए जनाब। मैं अब भी खामोशी से उसके साथ साथ चल पड़ा। 3 सीढ़ियाँ अबूर करके मैं एक बरामदे में पहुंचा। इमारत इस कदर पुरसुकून और ठंडी थी कि उसे देखकर किसी मकबरे का गुमान होता। लगता था जैसे यहाँ इंसानों का वजूद ही नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर पहुंचा। मुझे लाने वाले ने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर दाहिने हाथ से मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। यहाँ जिस शख्सियत ने मेरा इस्तकबाल किया उसे देखकर मैंने गहरी सांस ली। ये रीता ही थी। मैंने उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी और फिर मध्यम लहजे में बोली, तुम्हारे चेहरे के तासुरात बताते हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया है। हेलो मिस रीता, आपको ना पहचानने का क्या सवाल है? बात सिर्फ आपकी अपनी सोच की है। अगर आप मुझे मरीज समझती हैं तो ठीक है, आपका ये सवाल दुरुस्त है, और अगर मुझे एक होशमंद इंसान समझती हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बात नहीं है राना साहब। असल में आपने उस वक्त अपने आप को राना इकराम तस्लीम नहीं किया। मैंने इस बारे में सोचा कि आखिर आप अपने आप को क्यों भूल गए हैं। उसके इस सवाल पर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, आपने मुझे जिस पुरस्रार अंदाज में यहाँ बुलाया है वो मेरे लिए ज़रा सनसनीखेज़ है। आपको हैरत नहीं हुई इस बात पर? वैसे अंदाज़ा ये होता है कि यहाँ आने में आपने कोई मुज़ाहमत नहीं की। मुझे निहायत दोस्ताना अंदाज में यहाँ लाया गया है, लेकिन मेरे जहन में तजस्सुस है। असल में एक इंसान अपने आप को भूल चुका हो और कोशिश के बावजूद उसे अपना माजी याद ना आ रहा हो तो वह इस बात का ख्वाहिशमंद ज़रूर होगा कि कोई ऐसी शख्सियत उसे मिले जो उसे उसके बारे में कुछ बता सके। आप राना इकराम हैं और आपके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ मैं कि कुछ ऐसे वाक़यात में मुलव्विस हैं जिसकी वजह से मुकामी इंतज़ामिया ही नहीं बल्कि शायद दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस आपकी तलाश में है। मैंने दिलचस्पी से उसे देखा और फिर आहिस्ता से बोला, ये नया इंकशाफ है मेरे लिए। हो सकता है और ये भी हो सकता है माय डियर राना इकराम कि तुम अपने आप को खोई हुई याददाश्त का मरीज़ जाहिर करके अपने आप को बचाना भी चाहते हो। लेकिन इन सारी बातों के बाद मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि मास्टर यू तुमसे दिलचस्पी ले रहा है और वो नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल का शिकार हो जाओ। सारी बातें अपनी जगह, अब तुम मास्टर यू की तहवील में हो। एक और बात है कि अगर तुम मास्टर यू से इनहराफ करो तो मुसीबतें तुम्हारे पीछे लग जाएं। मुसीबतें तो मेरे पीछे लग चुकी हैं। मेरे बारे में कह रहे हो? अरे नहीं, ये तुमने क्यों सोचा? अपने आप को भूल जाना कोई बेहतर बात नहीं है, बशर्ते कि सच हो। क्या मतलब?
ये कि तुम वाकई अपने आप को भूल चुके हो। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं सब अदाकारी कर रहा हूँ। हाँ, और तुम यकीनी तौर पर एक अच्छे अदाकार हो। ठीक, अब तुम मुझे मास्टर यू के बारे में बताओ। आओ बैठो। मुझे तो तुमसे वैसे ही बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन अच्छा खैर ठीक है, ऐसे ही सही। मास्टर यू का मुख्तसर तारुफ तुमसे करा दूं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि यू कितनी बड़ी ताकत का नाम है। वो ऐसी अनोखी और पुरस्कार कुव्वतें रखता है कि अगर तुम उससे वाकिफ़ हो जाओ तो उसके मुरीद बन जाओ। वह माहौल को बदल देने की कुव्वत रखता है। अभी जिस इमारत में तुम खड़े हो, ये एक खूबसूरत पार्क में तब्दील हो सकती है। मैं जो एक इंसान हूँ, अगर वो चाहे तो तुम्हें एक जानवर की शक्ल में नजर आ सकती हूँ। गोया वो पुरस्कार उलूम का माहिर है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसी कैसी पुरस्कार कुव्वतें अपने कब्जे में रखता है। लेकिन उसे मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई, ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? इसलिए कि कारकुनों को बस उतना ही बताया जा सकता है जितना उनके लिए ज़रूरी है। अब मुझे क्या करना होगा ये बताओ। तुम्हारा इंतज़ार किया जा रहा है। रात तुम्हें आराम करने के लिए दी गई थी, वरना अगर आराम का मामला ना होता तो मास्टर यू तुम्हें उसी वक्त अपने पास तलब कर लेता। गुड। मैं पूछ रहा हूँ कि अब मुझे और क्या करना है। आओ, मैं तुम्हें एक तरफ ले जाती हूँ, आ जाओ। मैं ये बात तय कर चुका था कि अपनी ज़ात की तलाश के लिए हर उस शख्स से रब्ता करूँगा जो मेरे बारे में कुछ बता सके। चुनाचे मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। हॉल ही में एक और दरवाज़ा था, वो मुझे दरवाजे से अंदर ले गई। ये भी एक खाली कमरा था, लेकिन सामने ही एक दूसरा दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था। वह उस दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली, तुम्हें उस तरफ तुम्हारा मेज़बान मिलेगा। मैंने शाने हिलाए और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दूसरी तरफ का माहौल वाकई कमाल का माहौल था। चारों तरफ कीमती फर्नीचर, दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत सा सोफ़ा जिस पर इंतहाई कीमती मखमल के गुलाफ चढ़े हुए थे, और उस सोफे पर एक सफ़ेद बिल्ली बैठी हुई अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने हैरान निगाहों से उस तिलिस्मी माहौल को देखा और पलटकर लड़की को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई नज़र ना आ सका। अलबत्ता वो बिल्ली बदस्तूर मुझे देख रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उन आंखों में उसकी पुतलियां सुकड़ कर लकीरें बन गईं, और ना जाने क्यों मुझे एक अजीब से खौफ का एहसास हो रहा था। मैं ये मजाक समझ नहीं सका। फिर मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। बिल्ली कुछ लम्हे तक मेरा जायज़ा लेती रही, और इसके बाद उसने इस तरह आंखें बंद कर लीं जैसे मुझसे मुतमईन हो गई हो। अभी मैं उसका जायज़ा ही ले रहा था कि अचानक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, और मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी माइक्रोफोन से ये आवाज़ उभरी हो। एक लम्हे तक मैं सोचता रहा, फिर फौरन ही मुझे एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी, सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, बराहे करम उस दरवाजे से अंदर आ जाओ। मैंने अब अपने अंदर किसी कदर झिल्लाहट महसूस की और गुस्सीले लहजे में कहा, तुम कौन हो आखिर? सामने आकर बात करो, ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? लेकिन माइक्रोफोन पर आने वाली आवाज़ बेजान हो गई थी। मुझे मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिला, और मैं कुछ लम्हे इसी तरह खड़ा देखता रहा। बिल्ली अब अपने पैरों पर मुंह रखे आराम से सो रही थी। मैंने उस दरवाजे की जानिब रुख करने के बजाय उस दरवाजे की जानिब रुख किया जहां से गुजरकर यहां तक पहुंचा था, लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। दरवाज़ा खोलने की कोशिश नाकाम हो गई। उसे बाहर से बंद कर दिया गया था। मैंने फिर इधर उधर देखा और फिर वसीले अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ उस बिल्ली की तरफ बढ़ा जो आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। लेकिन अभी मैंने 2 कदम ही उसकी जानिब बढ़ाए थे कि अचानक यूं लगा जैसे बिल्ली को मेरे इरादों की खबर हो गई हो। उसने आंखें खोल दी और इसके बाद अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई किसी की बात पर नाराज़ होकर गुस्से से तेवरियां चढ़ा लेता है और उस पर हमला करने के बारे में सोचता है। मैं उसकी जानिब बढ़ा तो गुस्से के आलम में था, लेकिन अब जो उसकी ये कैफियत देखी तो ना जाने क्यों मेरे दिल में खौफ की एक लहर सी बेदार हो गई। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो कि जाओ, शराफत के साथ सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाओ। उसकी आंखों में तस्खीर कर देने वाली कुव्वत थी। मेरे मुज़महिल कदम आगे बढ़े। अभी दरवाजे की जानिब 2-4 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि नुस्वानी कहकों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत सी लड़कियां उस दरवाजे की दूसरी जानिब मौजूद हों और किसी बात पर हंसी मजाक कर रही हों। बहरहाल आगे बढ़ता हुआ दरवाजे पर पहुंचा, फिर वहां से भी अंदर दाखिल हो गया और अंदर कदम रखते ही फिर मैंने एक हैरानकुन मंजर देखा। मुख्तलिफ रंगों की तकरीबन 150 बिल्लियाँ उस कमरे में मौजूद थीं। बड़े बालों वाली सफ़ेद, काली और सफ़ेद भूरी, ऐसी ऐसी हसीन बिल्लियाँ कि जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाए। लेकिन मुझे देखते ही वो बुरी तरह उस दरवाजे की जानिब दौड़ी और दरवाजे से गायब हो गईं। दूसरी तरफ पहुंचकर फिर मुझे वैसे ही नुस्वानी कहकों की आवाज़ें सुनाई दी और दरवाज़ा बंद हो गया।
मैं तेजी से उस दरवाजे की जानिब दौड़ा तो मैंने अपने अकब में दूसरा दरवाज़ा भी बंद होने की आवाज़ सुनी। मेरे खुदा क्या है ये सब कुछ, मैं समझ नहीं पा रहा। अब मैं उस कमरे में अकेला रह गया, हालांकि दिल चाह रहा था कि यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। अजीब अनोखी और पुरस्कार इमारत है। मेरा पुरस्कार मेज़बान मुझे मुख्तलिफ किस्म के हालात से दो चार कर रहा था। वो अभी तक मुझसे नहीं मिला था और मुझे इस भयानक माहौल से वहशत हो रही थी। दिल चाह रहा था कि जिस तरह भी बन पड़े यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन क्या करता, दरवाजे बंद थे। एक बार फिर मैंने दरवाज़ों को बुरी तरह पीट डाला। मुझे दरवाजे बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं रुक गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। परेशान सा होकर एक तरफ ज़मीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी याददाश्त की गुमशुदगी तो अपनी जगह है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उससे ये एहसास होता है कि कुछ पुरस्कार कुव्वतें मेरे इर्द गिर्द फैल गई हैं और वह मुझे ज़हनी तौर पर मुअत्तल करती जा रही हैं। क्या मेरी याददाश्त की गुमशुदगी भी इन्हीं पुरस्कार कुव्वतों का कमाल है? एक नाम जहन में आया था, मास्टर यू। मैंने इस नाम के बारे में सोचा और मेरे मुंह से यह नाम निकल गया। उसी वक्त दरवाजे की दूसरी जानिब खड़खड़ाहटें सी सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला तो एक आवाज़ उभरी। म्याऊं, बिल्ली की आवाज़ थी, लेकिन दरवाजे से दाखिल होने वाली एक दराज कामत औरत थी जिसने बहुत ही खूबसूरत ढीला ढाला सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसके बाल बहुत गहरे, स्याह और इंतहाई लंबे लंबे थे। बदन जाहिर करता था कि सख्त वर्जिश की आदी है और हो सकता है जूडो कराटे की मास्टर भी हो। चाल से यही अंदाज़ा होता था। आंखों में गहरा सुकून छाया हुआ। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। बिल्ली की आवाज़ के साथ उसका अंदर आना भी उसी ड्रामे का एक हिस्सा मालूम होता था। उसने कहा, तुमने अभी मास्टर यू को आवाज़ दी थी। तुम मास्टर यू हो? मैंने सवाल किया। नहीं, उसकी एक अदना खादिम हूँ। तो अदना खादिम इस ड्रामे का इख्तिताम कहाँ होगा? मैंने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा। आओ। वो वापसी के लिए मुड़ी, इस कदर यकीन के साथ जैसे उसे अंदाज़ा हो कि मैं उसकी बात से इनहराफ कर ही नहीं सकता। मैंने भी सोचा कि अब इस शहर में जकड़ ही चुका हूँ तो फिर इन लोगों के साथ ताउन करना ज़रूरी है। दूसरा कमरा एक बाकायदा नशिस्तगाह था। पता नहीं यहाँ इस इमारत में इन लोगों ने क्या क्या जाल फैलाए हुए थे। एक कमरे से गुजरकर दूसरे कमरे में जाया जा सकता था और हर कमरा नई कैफियत का हामिल था। उस कमरे में फर्नीचर भी पड़ा हुआ था। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो, थक गए होगे। बदन से ज़्यादा जहन थक गया है। असल में हम चाहते हैं राना इकराम कि तुम मास्टर यू के इस कारखाने हयात की सैर कर लो। तुम्हें यह अंदाज़ा हो जाए कि मास्टर यू किस बड़ी कुव्वत का नाम है, तो उसके बाद तुम्हारी मुलाकात मास्टर यू से हो और तुम उसका मौक़िफ़ और उसकी ज़रूरत को समझ सको। मास्टर यू ने यह सारा निज़ाम जो फैलाया है ये बड़ी हैसियत का हामिल है और यह हकीकत है कि मैं तो खैर अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और मुकम्मल इंसान भी यहाँ पहुँचे तो तुम्हारे बनाए हुए इस तिलिस्म खाने में आकर याददाश्त ही नहीं, अकल भी खो बैठे। लेकिन खैर होगा वही जो तुम चाहती हो। मैं भला तुमसे क्या मुकाबला कर सकता हूँ, मैं जो अपनी ज़ात ही से नाशना हो चुका हूँ। मगर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि किस्सा क्या है। क्या मास्टर यू मुझे किसी काबिल समझता है? ऐसी ही बात है। मतलब ये कि मास्टर यू चाहता है कि तुम उसके हल्का बगोशों में शामिल हो जाओ। हल्का बगोश? हाँ। वो क्या होता है? मतलब ये कि उसके हम आवाज़ बन जाओ। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? ये तो बात की बात है। हल्का बगोश बनने के लिए क्या करना होगा? बस ये समझ लो कि तुम्हें उसका मुरीद बनना पड़ेगा। वो कोई दरवेश है, मॉडर्न दरवेश। क्या खूबी है उसमें? ये कि वो जो कुछ भी चाहता है वो हो जाता है। कहाँ है वो? उस तक पहुँचना इतना आसान तो नहीं है। फिर मुझे मुश्किल बताओ। नहीं, तुम्हारे अंदाज में मजाक का अंसर पाया जाता है। यूँ लगता है जैसे तुम मास्टर यू के बारे में संजीदा नहीं हो। तुम्हें किस नाम से मुखातिब करूं? तुम मुझे मुखातिब ना करो, बल्कि अपना मकसद जाहिर करो। अभी आने से पहले तुम बिल्ली की आवाज़ में बोली थी। वो तुम्हारी अकल की खराबी थी। मतलब ये कि तुम इनकार कर रही हो। किस बात से? यही कि तुम बिल्ली की आवाज़ में बोली थी। मैंने कहा ना, फजूल बातों में पढ़कर वक्त ना गवाओ। मास्टर यू बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फैसला नहीं कर सकता मैं। अगर मैं उसके हल्का बगोशों में शामिल हो जाऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बात तो तुम्हें बाद में ही मालूम होगी। ठीक है, मैं सोचना चाहता हूँ। सोचो। आज की रात, सिर्फ आज की रात। एक मिनट, एक बात बताओ। अगर मैं मास्टर यू के हल्का बगोशों में शामिल ना होने का फैसला करूँ तो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा, बल्कि ये समझ लो कि तुम मुसीबतों में फंस जाओगे।
असल में तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि राना इकराम एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम है। दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस को उसकी ज़रूरत है और वो पुलिस को मतलूब। अगर तुम्हारे बारे में मुकामी पुलिस को पता चल जाए तो तुम्हारी गिरफ्तारी उसके लिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाए। तुम ये समझ लो कि पुलिस तुम्हारी तलाश में चारों तरफ मारी मारी फिर रही है, और अगर तुम हमारी तहवील में ना हो तो साइनों में ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन मास्टर यू तुम्हें अपने दरमियान देखना चाहते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे कि क्या करना है। अब मैं ज़हनी तौर पर बहुत थक गया हूँ। तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाह दिखा दूँ। यह ख्वाबगाह भी पेच दर पेच राहदारियों से गुजरती हुई एक कमरे की शक्ल में मेरे सामने आई। लेकिन कमाल की शख्सियत थी उस मास्टर यू की। खास तौर से मैं यहाँ बिल्लियों का राज देख रहा था। चुनाचे जैसे ही मैं ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, एक बिल्ली जो मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी उछलकर नीचे कूदी, फिर एक मेज़ पर चढ़ी, मेज़ से कॉर्नर्स पर और कॉर्नर्स से उस रोशनदान पर जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। बिल्ली को देखकर ही मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया और मुझे यह एहसास नहीं रहा कि अकब में भी एक लड़की मौजूद है। एक ऐसी लड़की जो बिल्ली की आवाज़ में बोली थी। पलट कर देखा तो दरवाज़ा बंद था और मैं अपनी उस ख्वाबगाह का कैदी था। रोशनदान से बिल्ली गायब हो गई और मैं परेशानी के अंदाज में खामोश खड़ा हुआ था। न जाने कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ मैं, ना जाने कैसी मुसीबत में। फिर अचानक ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मेरे मुंह से बेख्तियार एक जुमला निकल गया, बिल्लियों की ममलिकत। बिल्लियों की इस ममलिकत में मुझे तकरीबन 15 घंटे गुजर गए। उन लोगों ने इस दौरान मेरा पूरा ख्याल रखा। खाने पीने की ज़रूरियात पूरी की जाती रहीं। वैसे इसमें कोई शक नहीं था कि ये माहौल बेहद पुरस्कार था। ये किरदार अपनी जगह एक अनोखी हैसियत का मालिक। रात हो गई और फिर एक मुलाजमा मुझे डिनर के लिए बुलाने आई। खाना लग गया है, उसने कहा और मैं उसे चौंक कर देखने लगा। तो फिर आपको बुलाया गया है, ये तब्दीली क्यों? मैं समझी नहीं। मुलाजमा ने कहा, सारा दिन तो मुझे कमरे में रखा गया है, आप ये बात डाइनिंग हॉल में जाकर करें। मुलाजमा बोली। मैं मुलाजमा के साथ कमरे से बाहर निकल आया और फिर मुझे एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। यहाँ एक लंबी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी। कमरे के फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था और मेज़ के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर तो वो सफ़ेद बिल्लियाँ बैठी हुई थीं। उस वक्त ये माहौल किस कदर हसीन और पुरस्कार लग रहा था कि इंसान देखे तो अश अश करके दीवाना हो जाए। बिल्लियों ने इस तरह मुझे देखा जैसे मेरे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। बड़ी फुर्ती से कुर्सियों से कूदी और कितार बनाकर सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसी वक्त उस दरवाजे का पर्दा हटा और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। मैंने उसे एक लम्हे में पहचान लिया। ये रीता थी, जिसने अंदर आकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। हेलो, मैंने जवाब दिया। बराहे करम बैठिए। शुक्रिया। मैं एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। रीता ने भी एक कुर्सी अपने लिए घसीट ली और फिर बैठ गई। कैसे हैं आप राना साहब? कैसा हो सकता हूँ? जी। उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा। इन हालात में कैसा हो सकता हूँ? हालात? जी। कैसे हालात? आखिर चाहते क्या हो? फिलहाल तो खाना खाना चाहते हैं, रीता ने कहा और फिर उसने एक हाथ उठाया और मुलाजमा जैसे उसके इसी इशारे की मुंतजिर थी, वह ट्रॉलियाँ लिए आगे आई और मेज़ पर खाने सजाने लगी। ये तकल्लुफ़ क्यों किया? मतलब पूरा दिन मुझे कैद रखा गया, अब मुझे यहाँ लाना क्यों ज़रूरी समझा गया? आपको कैद नहीं किया गया था, फिर ये सब क्या था? सिर्फ आपकी हिफाजत का ख्याल। उम्दा बात है, मैंने किसी कदर तंजिया लहजे में कहा। आप तंज कर रहे हैं राना साहब। आपको मालूम है कि आपका केस किसी खतरनाक आदमी को दे दिया गया है और वो आपके गिर्द अपने जाल फैला रहा है। वो कौन है? कर्नल कुमार। वेरी गुड। और मेरा केस कैसा है? खाना खाइए, मास्टर खुद उससे बात करेगा, रीता ने किसी कदर नाखुशगवारी से कहा और मैंने गर्दन छटक दी। फिर मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। वो बिल्कुल खामोशी से मेरे साथ शरीक हो गई। अचानक मैंने कहा, अभी जब मैं यहाँ दाखिल हुआ था तो इन तमाम कुर्सियों पर बिल्लियाँ बैठी हुई थीं। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे इस इमारत की पुरस्कार बिल्लियों के बारे में बताओ। एक बात कहूँ, यकीन कर लोगे? तुम लोग जो कुछ कहोगे उस पर यकीन करना मेरी मजबूरी है। यकीन नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? तो फिर सुनो, इस इमारत में एक भी बिल्ली नहीं है, रीता ने कहा और मेरा दिमाग भग से उड़ गया। इस झूठ पर इतना गुस्सा आया कि फिर मैं कुछ ना बोल सका। इसके बाद मैंने खामोशी से खाना खाया। खाने से फारिग होकर उसने कहा, आओ दूसरे कमरे में कॉफ़ी पियेंगे। मैंने जवाब नहीं दिया। जब वो वहाँ से उठकर चली गई तो मैंने उसका साथ दिया। इस बार भी वो एक नए कमरे में रुकी। यहाँ भी उम्दा नशिस्तें लगी हुई थीं। सामने टीवी रखा था जिस पर राज बब्बर की कोई फिल्म चल रही थी। मैं एक सोफे पर बैठ गया, वह भी मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई।
अचानक फिल्म का ब्रेक हुआ और फिर एक चेहरा नजर आया। ये एक तस्वीरी खाका था। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। नक्श मेरे थे, ये तस्वीरी खाका मेरा था। मैंने रीता का चेहरा देखा, वो मुस्कुरा दी। ये एक गैर मुल्की जासूस है, खतरनाक इरादे से मुल्क में दाखिल हुआ है। हर शहरी का फर्ज है कि इसकी तलाश में भरपूर मदद करे। हुकूमत ने इसके बारे में इतला देने वाले के लिए 10 लाख इनाम मुकर्रर किया है। आप इसके बारे में यह इतला कर्नल कुमार या मास्टर को इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर बताए गए। मेरी ज़ुबान बंद हो गई। दर हकीकत मेरे जहन को शदीद झटका लगा था। उस वक्त मुलाजमा ने कॉफ़ी के बर्तन हमारे सामने सजा दिए। रीता खामोशी से गर्दन झुकाकर कॉफ़ी बना रही थी। फिर उसने कॉफ़ी के बर्तन मेरे सामने रखे और अपनी प्याली लेकर बैठ गई। कुछ देर के बाद मैंने उसे आवाज़ दी, रीता। हूँ, वो गर्दन उठाकर बोली। ये तस्वीरी खाका मेरा है, आपने खुद देख लिया। मगर ये सब क्या है, मैं क्या बता सकती हूँ? फिर मैं किससे पूछूं? मैंने बेबसी से कहा, मास्टर यू से। रीता ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया और मैं उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, वो बता सकेगा? हाँ। वो मेरे बारे में कैसे जानता है? मुआफ़ करना, ये एक बेमकसद सवाल है। जो हर तरह से तुम्हारी मदद कर रहा है वो तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानता होगा। रीता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिर्फ मिलना चाहते हो? तो फिर मैंने सवाल किया, तुम्हें उसके खादिमों में शामिल होने का ऐलान करना होगा। उसके लिए काम करने पर आमादगी का इजहार करना होगा। इसके बाद वो तुमसे मिलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात पर मुझे शदीद हैरत है रीता, वो ये कि मास्टर पुरस्कार कुव्वतों का मालिक होने के बावजूद किसी एक आदमी को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? एक आदमी? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये तो वही तुम्हें बता सकेगा। रीता के अंदाज में किसी कदर उकताहट पैदा हो गई। ओके, अब मैं उसी से इस बारे में मालूम करूँगा। तुम मेरी उससे मुलाकात का बंदोबस्त कर दो। मैं उसे तुम्हारी आमादगी के बारे में इतला दूंगी। इसके बाद उसकी तरफ से जो कोई भी जवाब होगा तुम्हें बता दूंगी, उसने कहा। टीवी पर फिर वही ऐलान दोहराया जा रहा था। मैंने झिल्लाकर रीता से कहा, इसे बंद कर दो, ना जाने ये सब क्या है। इसके बाद मैं वापस उसी आरामगाह में आ गया। जहन बुरी तरह जख्मी था। रीता के सामने खुद को कितना ही बेखौफ जाहिर करने की कोशिश करता, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ पोशीदा था। अपनी आंखों से टेलीविज़न पर अपना तस्वीरी खाका देखा और अपने बारे में ऐलान सुना। 10 लाख की रकम मामूली नहीं होती, कोई भी बहक सकता है। लेकिन अब क्या होगा? बहुत देर तक पछताता रहा। आखिरकार ये फैसला किया था कि इस वक्त अपनी तलाश में झक मारने की बजाय ज़िंदगी की तलाश में लगना चाहिए, वरना हालात कितने ख़तरनाक हैं वो मामूली बात नहीं है। दूसरे दिन के मामूलात पहले दिन से मुख्तलिफ नहीं थे। दोपहर तक कोई ख़ास बात नहीं हुई। दोपहर के बाद रीता ही मेरे पास आई। उस वक्त उसने बड़ा अच्छा मेकअप कर रखा था। उसने बड़ी अपनाइयत से कहा, मुआफ़ करना, सुबह से मसरूफ़ थी, बोर तो नहीं हुए? जवाब में क्या कहूँ? मैंने कहा, जो दिल में है। यही कहना पड़ेगा कि बोर नहीं हुआ। हालांकि बोर हुए, वह मुस्कुराकर बोली। जाहिर है। चलो ठीक है। असल में ये नहीं मालूम कि तुम्हारे और मास्टर यू के दरमियान क्या मामलात तय पाएंगे। कहीं यूँ ना हो कि तुम्हारे दरमियान मुफाहमत ना हो और हम लोग। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया तो मैंने कहा, हम लोग? हाँ। कुर्बतें बढ़ाकर फासले इख्तियार करना बहुत मुश्किल काम है। इंसान दुखी हो जाता है। मास्टर यू से मेरी मुलाकात कब कराई जा रही है? आज रात। तय हो चुका है? हाँ। किस वक्त? 10:30 बजे, रीता ने कहा और मैंने अपने अंदर एक सनसनी सी महसूस की। फिर मैंने कहा, नहीं, इंसानियत के हवाले से इंसान पर किसी दूसरे इंसान के बहुत से हकूक बनते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त मैं जिन हालात का शिकार हूँ उसके तहत मुझे किसी दोस्त, किसी हमदर्द की अशद ज़रूरत है। वो हंस पड़ी। फिर उसने कहा, कहाँ की बात कर रहे हो राना इकराम? हम लोग जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ इंसान कहाँ होते हैं? फिर भी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे मास्टर यू के बारे में बताओ। यकीन करोगे, वो एक बेहद पुरस्कार ख़तरनाक इंसान, बल्कि इंसान है भी या नहीं, तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। मैं खामोश हो गया। फिर उस रात मैं मुकर्रर वक्त पर मास्टर यू से मुलाकात के लिए जाने की तैयारी करने लगा। मेरे दिमाग में शदीद सनसनीखेज तसव्वुरात थे। देखें आगे क्या होता है। आखिरकार मुझे मास्टर यू के पास पहुंचा दिया गया। एक पुरस्कार इमारत के कमरे के दरवाजे पर मुझे पहुंचाकर छोड़ दिया गया और यहाँ तक लाने वालों में से एक ने कहा, अंदर चले जाओ, मास्टर यू तुम्हारा मुंतजिर है। मैं बेधड़क दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर कदम रखकर मैं ठिठक गया, क्योंकि अंदर तो एक तिलिस्मी माहौल था।
वसी और इस हॉलनुमा जगह जहां मध्यम लेकिन रंगीन रोशनियों की लहरें फैल रही थीं। उनमें कई रंग की रोशनियां थीं और इस बात का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये रोशनियां कहां से आ रही हैं। बस वो लकीरों की शक्ल में एक दायरा बनाती हुई गुजर रही थीं और थोड़े ही फासले पर एक नीम तारीख जगह कोई शख्स मेज पर बैठा हुआ था। रोशनी की जब कोई तेज लकीर उस पर से गुजरती तो एक मध्यम से इंसानी वजूद का एहसास होता, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। बड़े कमरे में उस इंसानी वजूद के सिवा और कोई नहीं था। तभी एक भारी आवाज़ सुनाई दी, आओ आगे आ जाओ, मैं ही मास्टर यू हूँ। मैं उन रंगीन रोशनियों के साए में आगे बढ़ा तो आवाज़ फिर उभरी, ये मेज़ और कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी पर बैठ जाओ। गुजरती हुई रोशनी में मैंने उस मेज़ और कुर्सी को देखा। चुनाचे मैं उसके करीब पहुंच गया। कुर्सी बहुत नफीस बनी हुई थी। वसी और इस मेज़ बड़ी शफाफ थी। मैं बैठ गया तो मास्टर यू ने कहा, और वो कितने बदनसीब होते हैं जो अपना माजी खो बैठते हैं। नौजवान, क्या तुम्हें अपना माजी याद है? नहीं। हालांकि बहुत ख़तरनाक और बड़ी कुर्बतों ने तुम्हें तुम्हारे माजी से दूर किया है, लेकिन अगर तुम मास्टर यू से ताउन करो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें तुम्हारा माजी वापस दिला सकता हूँ, बल्कि वो भी दिला सकता हूँ जो तुम खो बैठे हो और जिसका हसूल तुम्हारे लिए ज़िंदगी ही की तरह कीमती है। मैंने ये अल्फाज गौर से सुने और ना जाने क्यों मेरे दिल में यह एहसास बेदार हो गया कि ऐ काश मैं जो अपने आप को भूल चुका हूँ खुद अपने आप ही को याद आ जाऊँ। दर हकीकत इंसान दुनिया के बारे में जानता हो या ना जानता हो, अगर कहीं वो अपने बारे में ना जान पाए तो ये ज़िंदगी ही मुश्किल हो जाए। मैं इन दिनों ऐसे ही हालात से गुजर रहा था। उन्होंने मुझे राना इकराम बना दिया, हालांकि मेरे जहन के किसी गोशे में ये नाम नहीं था। बिल्कुल अजनबी और ना समझ में आने वाला। बहरहाल उस शख्स के इस अल्फाज ने मेरे अंदर भी एक उमंग बेदार की। मैंने कहा, तुम्हें जिस नाम से भी पुकारा जाता है, एक बात तुम जानते हो तो बराह करम उसका एतराफ़ करो कि मैं राना इकराम हूँ। मैं जो कोई भी हूँ मुझे याद नहीं है, और तुमने कहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतों ने मुझसे मेरी याददाश्त छीनी है और तुम मुझे मेरी याददाश्त वापस कर सकते हो। तो मेरी एक बात सुनो, मैं अपनी याददाश्त की कीमत पर तुम्हारे साथ हर ताउन के लिए तैयार हूँ। देख लो, सोच लो, गौर कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में इस बात का एहसास करो कि तुमसे गलती हुई है। मास्टर यू, मैं तुमसे वादा करूँगा, उससे इनहराफ नहीं करूँगा। वादा करते हो? हाँ। निभा नहीं पाओगे? कहा ना, अगर मुझे मेरा माजी वापस मिल जाए तो मैं इसके लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। देखो, एक बात जहन में रख लो, अगर मुझसे ये मुआहदा कर लोगे तो फिर तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा, और हो सकता है वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। मैं तुम्हें माजी का तोहफा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे बारे में बताओ मास्टर यू। तो सुनो, तुम्हारा नाम आकिल रफ़ीक है, उसने कहा, और कमरे में गर्दिश करती हुई रोशनी की लकीरें एकदम से रुक गईं। नीले रंग की एक लकीर मुझ पर मरकूज हो गई और अचानक ही नीलाहटों के झमाके होने लगे और मैं एकदम तेज़ रोशनी में घिर गया। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे दिमाग के कुछ खुलिए फूल पिचक रहे हों। आवाज़ उभरी। बहुत से बहन भाइयों के भाई थे। एक बेबस घराने में जन्म लिया, ज़हनी तौर पर शबलीस थे, बेशुमार लोगों से मुंसलिक रहे, और इसके बाद तुम्हारा टकराव एक ऐसे शख्स से हो गया जो काले जादू का माहिर था। काले जादू का ये माहिर तुम्हारी शबलीसियत से नुकसान उठाने के बाद तुम्हारे खिलाफ काम करने पर आमादा हो गया, और फिर तुम उसकी मुसीबतों का शिकार रहे, यहाँ तक कि अपनी याददाश्त खो बैठे। नीली रोशनी के धमाके मेरे जहन में हो रहे थे। उसकी कही हुई एक एक बात मेरे दिमाग के स्क्रीन पर चल रही थी और मैं उस पर गौर कर रहा था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, सब कुछ याद आ गया था। लेकिन इस शख्स ने मुझे रजब अली के बारे में नहीं बताया था, जबकि रजब अली मेरे जहन में महफूज था। मुझे यह सब कुछ याद आ गया। रोशनियाँ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गईं और फिर वही आवाज़ उभरी, हाँ, ये तुम्हारा माजी है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना माजी याद आ चुका है। मेरी तरफ से तुम्हें माजी के ये तोहफा मुबारक हो। कौन हो तुम, राना इकराम या आकिल रफ़ीक? मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मैं आकिल रफ़ीक हूँ। खूब, बहुत खूब आकिल रफ़ीक। तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कौन है? गुरु जगराजन राज। मैं अभी तुमसे अपना तारुफ नहीं कराऊंगा, लेकिन दूसरी बात तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम गुरु जगराजन राज को शिकस्त दे सकते हो। मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। मैं ज़माने जदीद का जादूगर हूँ और जो कुछ मैं जानता हूँ वह बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वो काम जो एक और शख्स नहीं कर सका, जिसके हाथों मैंने बदतरीन नुकसानात उठाए हैं। मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। आज वो एक गोशा मुंतखब करके उसमें छुप कर बैठ गया है।
लेकिन मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। उसने मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मुकाम छीन लिया है। वो आवाज़ शिद्दत जज्बात से खामोश हो गई। तो मैंने उससे कहा, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने मुझे मेरी याददाश्त का तोहफा दिया है। क्या तुम मेरी शबलीसियत भी मुझे वापस कर सकते हो? हाँ, जगराजन राज को जब तुम शिकस्त दोगे तो तुम्हारी शबलीसियत, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम एक ताकतवर इंसान बन चुके होगे। मैं एक साइंसदान हूँ। मैंने बचपन ही से साइंस में तजुर्बात शुरू कर दिए थे और उनका मौजू एक ही रहा कि ज़माने कदीम का जादू और आज की साइंस। मैंने कदीम जादू और आज की साइंस को यकजा किया और जादू को साइंस की गिरफ्त में लाने पर मजबूर किया। मैं ज़माने कदीम के जादूगरी, सिफली इल्म वाले, काली शक्ति वालों को साइंस के जाल में फांसना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया है कि तुम जगराजन राज से खौफजदा हो, उससे भाग रहे हो क्योंकि वो तुम्हें तंग कर रहा है। तुम्हारे पास बहुत तजुर्बा है और तुम अकेले 100 आदमियों के बराबर हो। तुम्हें जगराजन राज से मुकाबला करना है। मैं खामोशी से मास्टर यू की बातें सुनता रहा। वो फिर बोला, क्योंकि तुम्हारा मुकदमा आतिशी मखलूक की अदालत में है और आतिशी मखलूक उन गंदे लोगों से दूर रहती है, इसलिए अब तुम्हारा मुकदमा हमारे पास आ गया है और हम हर तरह राजन राज के मामले में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी हर खोई हुई चीज़ तुम्हें वापस दिलाएंगे। तुम्हारी शबलीसियत, शमशेरा, रजब अली और तुम्हारी ताकत, सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। फिर मास्टर यू खामोश हो गया। मास्टर यू के पास आने के बाद ज़िंदगी में एक नए सफ़र का आगाज़ हो गया। वैसे तो हमेशा ही मैंने अपने आप को एक सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर समझा। ज़माना ठोकरें लगाता था और मैं उन ठोकरों के साथ लुढ़कता चला जाता। ये ज़िंदगी बन चुकी थी। लेकिन कभी कभी ऐसी ज़िंदगी में भी लुत्फ़ आता है जिसमें इंसान को खुद अपने आगे के सफ़र के बारे में कुछ मालूम ना हो। अब मास्टर यू था और उसके ख्यालात। मास्टर यू मुझसे भेड़ियों का शिकार कराना चाहता था। फिर मास्टर यू ने गुरु जगराजन राज के बारे में बताया और देखना यह था कि जगराजन राज से मार का आराई कैसी रहती है। मास्टर यू ने छाओ और नीश को मेरे हवाले कर दिया। ये दोनों बहुत पुरस्कार थीं। मैंने उन्हें बिल्लियों की शक्ल में देखा था और अब ये बिल्लियां बराह रास्त मेरी साथी थीं। मैंने इन लड़कियों में इंसान होने की शक्ल में भी बिल्लियों जैसी सिफात महसूस की। दोनों हाथ आगे करके अंगड़ाई लेना, पूरा मुंह खोलकर जमाई लेना, हाथ रुखसार पर रख लेना। पता नहीं ये बिल्लियां थी या इंसान थीं। बहरहाल जो कुछ भी थीं, बड़े खूबसूरत नकूश की मालिक थीं। फिर हम अपने सफ़र पर निकल गए। हम तीनों ने उन जगहों के सफ़र किए जहाँ जहाँ गुरु जगराजन राज के मिलने का इम्कान हो सकता था। बहुत सारे काली शक्ति के मंदिर देखे। मेरे साथ 2 बलाएं, छाओ और नीश थीं, जिनको बहुत सारी काली शक्तियों पर अबूर हासिल था। उधर आतिशी मखलूक से मार का आराई में गुरु जगराजन राज अपना नीचे का जिस्म ख़त्म कर चुका था। यूं एक जानिब आतिशी मखलूक और दूसरी जानिब काली शक्ति वाली 2 बलाएं थीं। फिर काफ़ी अरसा की जिद्दोजहद के बाद एक मंदिर के खुफिया तहखाने में हमें जगराजन राज की मौजूदगी का इल्म हुआ। क्योंकि वो खुद तो अपने आधे जिस्म से माजूर था, लेकिन उसके पैर उसकी जगह तमाम काम कर रहे थे, जिनमें एक काम आकिल रफ़ीक की तलाश था। छाओ और नीश दोनों की काली शक्ति आजमाने का वक्त आ गया। वो दोनों बिल्ली के रूप में तहखाने में दाखिल हो गईं। बगैर कोई मौका दिए उन्होंने जगराजन राज पर भरपूर हमला कर दिया। उसके संभलने से पहले छाओ ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। इस हमले में जगराजन राज की आंखों में छाओ ने अपने जहरीले पंजे गाड़ दिए। तकलीफ से जगराजन राज की चीखें निकल गईं। उसके वीर उसकी मदद को आए, लेकिन नीश ने उन सबको नाकारा कर दिया। मैं ये तमाशा देख रहा था और जगराजन राज ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज़ बंद हो गई। आंखों की तकलीफ की वजह से वो अपनी शक्तियां भी भूल गया और बेहोश हो गया। तभी छाओ और नीश ने उसे एक बच्चे की मानंद काबू किया और लेकर मास्टर यू की जानिब चल पड़ी। मास्टर यू उसके अधमुए जिस्म को अपनी लेबॉर्ट्री में ले गया और उसकी तमाम काली ताकत उसके दिमाग से साफ कर दी। बस उसके बाद मुझे कुछ इल्म ना हुआ कि क्या हुआ। 2 दिन के बाद रजब अली अपनी असली शक्ल में मेरे पास आ गया। बहुत खुश था, मेरी भी खुशी का अंदाज़ा न था। और फिर चंद रोज़ के बाद रजब अली ने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई कि शमशेरा का पता लग गया है। वह बनारस के एक मंदिर में है। फिर मैं मास्टर यू से इजाज़त लेकर छाओ और नीश से मिलकर रजब अली के साथ बनारस रवाना हो गया। बनारस पहुंचकर जब शमशेरा से सामना हुआ तो वो भी गुमसुम हो गई और मैं भी गुमसुम हो गया। फिर रजब अली की आवाज़ पर हम दोनों चौंके। कुछ रोज़ बाद रजब अली और मैं शमशेरा को लेकर
उसके वालिद साहब के पास ले गए। सब लोग खुशी से दीवाने हो गए और सब लोग मुझे तशक्कर से देखने लगे और हमें बहुत एहतराम के साथ मेहमान बना कर रखा गया। फिर रजब अली की कोशिश से मेरा और शमशेरा का निकाह हो गया। सब कामों से फारिग होकर हम अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े।